हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वह दिए गए हैं। राजेश मिश्रा सर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके ऊपर हम ये अपनी सीरीज कर रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस बुक में लोकतंत्र के ऊपर क्या क्या कहा गया है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेशिया से हुई है। डेमोस का अर्थ है लोगों, डेमोस का क्या अर्थ है लोग, तथा क्रेशिया का अर्थ है शासन। ठीक है, डेमोस का क्या अर्थ है लोग, क्रेशिया का शासन। तो मतलब क्या हो गया, लोगों का शासन। अतः लोकतंत्र का आशय क्या है, लोगों के शासन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग भाषण में लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, किसने किया था, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र की परिभाषाएं देखिए। सीली के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। जेम्स ब्रास के अनुसार लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। सीले क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। और जेम्स ब्रास क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन जिसमें वो क्या करते हैं, संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। डाइसी के अनुसार क्या है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। ये किसके अनुसार है, डाइसी के अनुसार। ठीक है, ये लोकतंत्र को अपने अपने विचारों में परिभाषित कर रहे हैं। शमी पीटर के अनुसार प्रजातंत्र राजनीतिक निर्णयों तक पहुंचने के लिए वह संस्थागत व्यवस्था है जो नेताओं को निर्वाचन के माध्यम से विवादों का निर्णय करने योग्य बनाकर सामान्य कल्याण को साकार करती है। ये कौन कह रहे हैं, शमी पीटर। लोकतंत्र का दार्शनिक आधार देखिए। लोकतंत्र मूल्यों के रूप में व्यक्ति को एक इकाई मानना, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, लोगों को स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान करना, ये क्या है, लोकतंत्र के दार्शनिक आधार हैं। क्या क्या है, व्यक्ति को एक इकाई मानेंगे, उसकी गरिमा में विश्वास रखेंगे और उसे स्वतंत्रता व अधिकार देंगे। लोकतंत्र के समाज के रूप में देखिए भाई, जो लोकतंत्र है उसको समाज के रूप में जाति, लिंग व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना। ठीक है, जाति, लिंग व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में विशेषाधिकार को समाप्त करना, जो समाज में विशेषाधिकार दे रखे हैं उनको समाप्त करना। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में देखिए, लास्की, स्मिथ, ब्रास जैसे विचारकों लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखते हैं। उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में चित्रित करते हैं। कौन करते हैं, उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र। लोकतंत्र जीवन शैली का आशय क्या है, दूसरों के विचारों के प्रति सहुण होना, मिल के अनुसार दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही लोकतंत्र जीवन शैली है। ये कौन कह रहे हैं, मिल कह रहे हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में अब देखिए आप, सीमित संवैधानिक शासन होना चाहिए, सहमति का शासन होना चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, प्रतिनिधि मूलक शासन होना चाहिए, नियमित चुनाव लोकतंत्र में अनिवार्य तत्व है। लोकतंत्र में अनिवार्य तत्व क्या है, नियमित चुनाव होना। चुनाव माध्यम है, इससे सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाता है। ठीक है, ये लोकतंत्र के क्या थे, शासन प्रणाली के रूप में। ठीक है, जो क्या होता है लोकतंत्र वो बता दिया इसमें कि सीमित व संवैधानिक शासन होना चाहिए और सहमति का शासन होना चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, प्रतिनिधि मूलक शासन होना चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए। लोकतंत्र के क्या है, अनिवार्य तत्व हैं, और चुनाव माध्यम है। ठीक है, और सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाएगा। ठीक है, जाता है किसमें, शासन प्रणाली के रूप में जब हम लोकतंत्र देखते। लोकतंत्र के प्रकार देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या होता है, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप उस हमेशा ही वोटिंग करवाते हैं, कोई भी आपको लॉ बनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष होता है उसमें क्या कहता है, जिसमें आप पहले जिन्हें वोट दे के चुन चुके हैं
वो फिर वोटिंग करके आपके लिए लॉ बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होता है, आप हमेशा ही खुद ही अपना डिसीजन लेते हैं हर लॉ के ऊपर। लेकिन अप्रत्यक्ष में जिसको आपने पहले ही चुन लिया है फिर वो वोटिंग करेंगे, ठीक है, फिर वो लॉ बनाएंगे। अप्रत्यक्ष में डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, आपके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में आप डायरेक्ट लॉ मेकिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, कानून बनाने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रयोग यूनानी युग में एथेंस में हुआ था। यहाँ लोकतंत्र का आदर्श रूप है। सबसे पहले कहाँ हुआ है भाई, एथेंस में हुआ है। ये लोकतंत्र का क्या है, आदर्श रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जनमत संग्रह, प्रत्याहार, रिकॉल तथा स्थानीय इकाइयों द्वारा शासन होता है, ठीक है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना रूसो के विचारों में पाई जाती है। इसी तरह पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना किसके विचारों में पाई जाती है, तो हम कहेंगे रूसो। ये लोग दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं, कि मानते नहीं कि किसी दल को आपने वोट देकर अगर कह दिया, मतलब बिठा दिया है, तो वही आपके लिए सही डिसीजन लेंगे। तो दल के चुनावी लोकतंत्र को यह अस्वीकार करते हैं, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, हर नियम कायदे कानून जो भी चीज़ें हों तय की जाए उसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, ना कि कोई दल को आपने जिसको बिठा दिया है वोट दे के वही सब कुछ तय करे, ठीक है। इसलिए दल की चुनावी दल की चुनावी लोकतंत्र जो होता है दल का, उसे वह अस्वीकार करते हैं। रूसो का मानना था कि इंग्लैंड के लोग 5 वर्षों में एक ही बार स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वो 5 वर्ष में एक बार जिसको वोट दे देते हैं, फिर 5 साल वो उसके गुलाम बन के रहते हैं, वही लोग उनके लिए सब कुछ तय करते हैं। इसीलिए वो उनकी आलोचना करते हुए क्या कह रहे हैं कि रूसो का मानना क्या है कि इंग्लैंड के लोग सिर्फ 5 वर्षों में एक बार ही स्वतंत्र होते हैं जब वो वोट करते हैं। अब प्रक्रियात्मक लोकतंत्र देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र का आशय क्या है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। क्या कह रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र का आशय ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन, मतदान, वयस्क मताधिकार इत्यादि के रूप में शासन किया जाता है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं। प्रक्रियात्मक में क्या होता है भाई, जो राजनीतिक लोकतंत्र है वही क्या है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है, प्रतिनिधि शासन, मतदान, वयस्क मताधिकार, इन सब पे इनके द्वारा शासन किया जाता है। तत्वात्मक लोकतंत्र देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशय ही तत्वात्मक लोकतंत्र है। तत्वात्मक लोकतंत्र मूलतः समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होता है। इसमें वयस्क मताधिकार, चुनाव, प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग सशक्त हो सकें। क्या कह रहे हैं, जो तत्वात्मक लोकतंत्र है उसमें क्या किया जाता है, समाजवादी कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं, मूलतः समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होता है। कौन सा, तत्वात्मक लोकतंत्र, जिसमें क्या किया जाता है, जो वयस्क मताधिकार, चुनाव, प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त लोगों के सामाजिक आर्थिक अधिकार उन्हें दिए जाते हैं ताकि लोग सशक्त हो सके, ठीक है, उन्हें शक्ति मिल सके अपना विकास करने के। उदारवादी लोकतंत्र के विभिन्न रूप देखिए, शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र के रूप हैं। शास्त्रीय लोकतंत्र के रूप कौन कौन से हैं, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, ये सारे क्या हैं, उदारवादी लोकतंत्र के रूप हैं। उदारवादी लोकतंत्र जो है, शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र, इस विचार के समर्थक लोकतंत्र के मूल्यों को प्रमुख स्थान देते हैं। किसको देते हैं, मूल्यों को। ये लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं। ये लोकतंत्र को किसके रूप में स्वीकार करते हैं, शासन प्रणाली के रूप में। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी तथा सहमति पर आधारित शासन को स्वीकार करते हैं। किस पर, सहमति पर आधारित शासन हो, उत्तरदायी हो, प्रतिनिधि
हो और प्रतिनिधि का शासन हो, ठीक है, और बहुमत का शासन हो। ये लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में भी मानते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र में सामान्य हित पर ही बल दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतकार कौन है? लॉक एवं बेंथम। लॉक और बेंथम के अनुसार लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से संरक्षित किया जाता है। लॉक और बेंथम क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से संरक्षित किया जाता है, सुरक्षा की जाती है। किससे? निरंकुश सत्ता से। किसकी? व्यक्ति की। मैकफर्सन के अनुसार मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में जो आई थी, इसमें संरक्षणात्मक मॉडल कहा। किसको कहा? जो शास्त्रीय लोकतंत्र चल रहा है उसके बारे में कहा। शास्त्रीय लोकतंत्र की मान्यता का खंडन देखिए। सार्टोरी के अनुसार लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रमक है, एक भ्रम है। क्या कह रहे हैं? सार्टोरी क्या कह रहे हैं? जो लोगों का स्वयं का शासन है, क्या एक भ्रम है, भ्रम की स्थिति है, ठीक है। इनके अनुसार लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन सत्ता के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होता है? कंपटीशन होता है। सार्टोरी के अनुसार लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से है। सार्टोरी की रचना डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973, ठीक है। किसकी रचना है? डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो 1973 में आई थी, सार्टोरी। वो लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा क्या कहते हैं? नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से। कार्ल मैनहाइम के अनुसार लोग शासन सत्ता में सीधे सहभागिता नहीं कर सकते बल्कि निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव होते हैं। कार्ल मैनहाइम की रचना आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1936, ठीक है। आगे देखिए। रेमंड एरो के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं जबकि सोवियत व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग एकीकृत होते हैं। रेमंड एरो की रचना सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950 में आई। बहुलवादी लोकतंत्र देखिए। उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत। इन सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में अनेक समूह शक्ति एवं सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये सिद्धांतकार हैं जो ये बोल रहे हैं, जो बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों क्या कह रहे हैं? समाज में अनेक समूह शक्ति एवं सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार लोकतंत्र की बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि बहुलवादी हैं तो ज़्यादा, ठीक है, बहुलतंत्र पर ही विश्वास अपना रखेंगे। बहुलतंत्र का आशय क्या है? बहुल अल्पसंख्यकों का शासन। रॉबर्ट डाल और चार्ल्स लिडब्लूम ने बहुलतंत्र या भूलतंत्र शब्द का प्रयोग संयुक्त रूप में अपनी रचना पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1980 के अंतर्गत किया, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1980 में जो आई थी उसमें किया था। लोकतंत्र के बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण देखिए। लोकतंत्र के बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसके कारण देखिए। उन्होंने लोकतंत्र में परंपरागत मूल्यों को अस्वीकृत कर दिया। शासन बहुल संख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि बहुल अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाता है।
शासन बहुमत की वजह आम सहमति से चलाया जाता है। ये तीनों पॉइंट के कारण ही क्या किया उन्होंने लोकतंत्र को बहुलतंत्र शब्द, लोकतंत्र की वजह किसका किया था, बहुलतंत्र शब्द का। बहुल में भी कौन, बहुल अल्पसंख्यक चला रहे हैं, ठीक है। बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला रखने का श्रेय जेम्स मैडिसन को दिया जाता है, इसीलिए बहुलवादी लोकतंत्र को मैडिसनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र को की आधारशिला रखने का श्रेय किसको जाता है, जेम्स मैडिसन को, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बहुलवादी लोकतंत्र का, उन्हें बहुलवादी लोकतंत्र को मैडिसनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का खंडन देखिए। अब बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार भी लोकतंत्र का वर्णन संस्थात्मक रूप में करते हैं। इनके अनुसार विभिन्न समूह सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा सौदेबाजी करते हैं। ये भी लोकतंत्र के मूल्य आदि को नहीं मानते, ठीक है। ये इनका क्या है, खंडन है। नव बहुलवादी देखिए। नव बहुलवादी का आधार रॉबर्ट डाल एवं चार्ल्स लिंडब्लूम ने रखा। नव बहुलवादी को रॉबर्ट डाल ने डिफॉर्म्ड पोलार्की कहा, ठीक है। किसने कहा, ये रॉबर्ट डाल ने। किसको, नव बहुलवादी को। यह शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधित रूप है। किसका, जो शास्त्रीय बहुलवादी था उसका संशोधित रूप क्या है, नव बहुलवाद। नव बहुलवाद के अनुसार समाज में आर्थिक संगठन ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए शासन सत्ता की प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठनों का प्रभाव अधिक होता है। ये कौन कह रहे हैं, नव बहुलवादी क्या कह रहे हैं, जो शासन सत्ता में प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, आर्थिक संगठनों का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है, वह ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। कौन, आर्थिक। मैकफर्सन के लोकतंत्र के मॉडल। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में लोकतंत्र के 4 मॉडलों का उल्लेख किया था। किसमें, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो 1977 में आई थी मैकफर्सन की, उसमें उसने 4 मॉडलों का उल्लेख किया था लोकतंत्र के। संरचनात्मक मॉडल, जिसमें लॉक और बेंथम की बात बताते हो। विकासात्मक मॉडल, रूस और मिल। साम्यावस्थावादी मॉडल, विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी सिद्धांत। फिर लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। मैकफर्सन ने लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत को 2 प्रकार में बांटा है। किसने, मैकफर्सन ने शास्त्रीय सिद्धांत को लोकतंत्र के। संरचनात्मक मॉडल देखिए। इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने लॉक और बेंथम के लोकतंत्र को रखा। मैकफर्सन के अनुसार लॉक तथा बेंथम के लिए लोकतंत्र जनता को निरंकुश शासन से संरक्षित करने का एक माध्यम है, ठीक है। संरक्षणात्मक मॉडल में उसने किसको रखा था, लॉक और बेंथम को रखा था, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, जनता को निरंकुश शासन से संरक्षित रखना, यानी उससे निरंकुश शासन से उनकी रक्षा करना। विकासवादी मॉडल में देखिए, इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने मिल तथा रूसो के लोकतंत्र को रखा, क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार इन दोनों विचारकों ने व्यक्ति को नैतिक रूप में चित्रित किया है, लोकतंत्र को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन माना है। अतः इन्होंने लोकतंत्र को शासन प्रणाली के साथ जीवन शैली और मूल्यों के रूप में चित्रित किया है, ठीक है। किसमें, विकासवादी मॉडल में लोगों के व्यक्तित्व और उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साम्यावस्थावादी मॉडल। मैकफर्सन के विशिष्ट वर्गवादी तथा बहुलवादी लोकतंत्र को लोकतंत्र के साम्यावस्थावादी मॉडल में रखा, क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र के इन दोनों रूपों में यथास्थिति तथा साम्यावस्था बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श रूसो के विचारों में पाया जाता है। जो सहभागी मॉडल है उसका आदर्श किस में पाया जाता है, रूसो के विचारों में ही। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था
में सक्रिय सहभागिता का समर्थन किया जाता है। सहभागिता का आशय केवल मतदान करना ही नहीं बल्कि सहभागिता सामाजिक आंदोलनों के द्वारा भी होनी चाहिए। ठीक है, केवल आप वोटिंग ना करें, केवल मतदान ना करके क्या करें, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनमें भी पूरा बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दिखाएं। सहभागी सिद्धांतकारों ने पुण्य लोकतंत्र को आदर्शीय मूल्यों के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आदर्श माना, परंतु व्यवहारिक रूप में कठिनाइयों के कारण प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं को स्वीकार किया, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार में लाने में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि मूलक जो संस्थाएं हैं उनको स्वीकार किया। प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए इन लोगों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को लागू करने का समर्थन किया, जिसमें क्या है, आरंभक, जनमत संग्रह, प्रत्यवाहन, पहली बी साइट। ठीक है, इन 4 चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं को ज़्यादा लोकतांत्रिक बना सकते हैं। किसका, आरंभक का, जनमत संग्रह का, प्रत्यवाहन का, पहली भी साइट का। इन सिद्धांतकारों के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, स्थानीय स्तर यानी क्या जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, ये होती है ना अपनी जिला परिषद। ठीक है, ये क्या है, अपनी स्थानीय सरकारी है ना, इससे क्या हो रहा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, सिर्फ आप सेंटर में या स्टेट को पावर ना देकर आप स्थानीय लोगों को भी दे रहे हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर पर भी शक्तियां दी जा रही हैं ताकि वह भी अपना विकास कर सके, शासन क्रियाओं में अपनी सहभागिता दिखा सके। सहभागी सिद्धांतकारों के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली में दल भी लोकतांत्रिक होने चाहिए, जिसे सामान्यतः आंतरिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। पूंजीवाद का खंडन। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ सामाजिक एवं आर्थिक रूप में लोकतंत्र लागू करना है, केवल राजनीतिक रूप में नहीं। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप में लोकतंत्र लागू करना, केवल राजनीतिक रूप में नहीं। अतः आर्थिक संगठनों और संरचना का लोकतांत्रिकरण आवश्यक है, ऐसा निकोस पोलांच की मान्यता है, जिसे व्यवहारिक रूप में औद्योगिक लोकतंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। कैरोल पेटमैन के अनुसार लोकतंत्र का आशय केवल निर्वाचित सरकार ही नहीं, आपूर्ति सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्रों का भी लोकतांत्रिकरण है। कैरोल पेटमैन के अनुसार लोकतंत्र का आशय क्या है, केवल निर्वाचित सरकार ही नहीं है बल्कि सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्रों का भी लोकतांत्रिकरण। इनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। नौकरशाही को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने पर बल दिया। किसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या है, नौकरशाही की शक्तियां क्या होनी चाहिए, एक तो सीमित होनी चाहिए और जो नौकरशाही है वो क्या हो, पारदर्शी हो और उत्तरदायी हो। उन्होंने नौकरशाही को पारदर्शी व अनुक्रियाशील बनाने पर बल दिया। मैकफर्सन की रचनाएं देखिए, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1992, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स एंड लॉक 1962। ये मैकफर्सन की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा। लोकतंत्र की साम्यवादी मान्यता, जनवादी लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र की साम्यवादी मान्यता देखिए। अब साम्यवादी सिद्धांतकार उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इनके अनुसार उदारवादी लोकतंत्र मूलतः बुजुर्वा लोकतंत्र है। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र क्या है, बुजुर्वा लोकतंत्र है। इनके अनुसार पूंजीवाद के विनाश के बाद ही सही अर्थों में लोकतंत्र आएगा। साम्यवादी तो यही कहेंगे ना कि पूंजीवाद को हटाओ तभी आप लोकतंत्र ला सकते हो। हैंगिंगटन के अनुसार साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र के मध्य अंतर की
अपेक्षा व्यवस्था तथा अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। हैंगिटन क्या कह रहे हैं कि जो साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र है उसके मध्य अंतर की अपेक्षा व्यवस्था तथा अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र को मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं। लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल देखिए। अब लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल परिचर्चात्मक लोकतंत्र, वोट केंद्रित लोकतंत्र की खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। परिचर्चात्मक लोकतंत्र में क्या किया गया है? लोकतंत्र की जो वोट केंद्रित लोकतंत्र की खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न। परिचर्चात्मक लोकतंत्र के मुख्य प्रतिपादक कौन है? हेबरमास। हेबरमास की रचना द थ्योरी ऑफ कम्युनिटी एक्शन 1981। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981, हेबरमास, याद रखिएगा। परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूल आधार जेस मिल के विचारों में पाया जाता है। परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूल आधार किसमें पाया जाता है? जेएस मिल के विचारों में। अतः परिचर्चात्मक सिद्धांतकार भी लोकतंत्र में संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। परिचर्चा का अभिप्राय क्या है? परिचर्चा करने वाला व्यक्ति तार्किक एवं नैतिक होता है। परिचर्चा का मूल उद्देश्य सामुदायिक भलाई है, निजी स्वार्थ नहीं। परिचर्चा का मूल उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक भलाई, ना कि निजी स्वार्थ। परिचर्चा का स्थान देखिए। परिचर्चात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार परिचर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है। परिचर्चा में सत्य अंतर्निहित होता है। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ठीक है, सत्य क्या है? अंतर्निहित है और सत्य पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है। इनके अनुसार निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, बहुमत से नहीं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होता है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? परिचर्चात्मक वाले। परिचर्चा का संकीर्ण होता क्षेत्र देखिए। अब हेबरमास के अनुसार आधुनिक जनपुंज समाज में परिचर्चा का क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है। संचार साधनों के द्वारा वाणिज्यिक घराने परिचर्चा का प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं। कौन करते हैं भाई? वाणिज्यिक घराने क्या करते हैं? परिचर्चा का प्रयोग अपने हितों के लिए। किसके द्वारा? संचार साधनों के द्वारा। मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। ये जो उसके परिचर्चा के सीमित क्षेत्र होते जा रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने लगा है, इसलिए भी इनका क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है। लोकतंत्र का अमूलवादी मॉडल, रेडिकल मॉडल देखिए। माइकल फुकोल्ट ने लोकतंत्र के इस मॉडल को एग्नोस्टिक मॉडल कहा। अमूलवादी मॉडल के अनुसार राजनीति में सहमति की बजाय संघर्ष होता है। ये सामान्य हितों की बजाय विभेद पर बल देते हैं और सुधार के स्थान पर विरोध को मानते हैं। अमूलवादी क्या कहते हैं? जो रेडिकल हैं वो क्या कहते हैं कि सहमति की बजाय संघर्ष, सामान्य हितों की बजाय विभेद, सुधार के स्थान पर विरोध को मुख्य मानते हैं। ये बहुलवादी के पूर्ण समर्थक हैं। बहुलवाद के क्या हैं? पूर्ण समर्थक। फ्रांसीसी दार्शनिक चैंटल मुफ्फेल ने इसका समर्थन किया। इनके अनुसार लोगों की सक्रिय सहभागिता लोकतंत्र का मूल यथार्थ है और लोगों की व्यवस्था में सहभागिता का मूल कारण नागरिक मूल्य है। इनके अनुसार क्या है? लोगों की सक्रिय सहभागिता क्या है? लोकतंत्र का मूल यथार्थ और लोगों की व्यवस्था में सहभागिता का मूल कारण नागरिक मूल्य है। समझ में आ गया? आगे देखिए। विलियम को
नोली जो थे उन्होंने क्या कहा, उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को बहुलवादी नैतिकता कहा। विलियम कॉलोनी ने क्या कहा, उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को बहुलवादी नैतिकता कहा। सहचारी या साहचर्य लोकतंत्र। कोहेन और रोजर्स जैसे विचारकों ने अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र को संरचनात्मक रूप में यूरोपियन सामाजिक लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। कोहेन और रोजर्स ने क्या कहा था भाई, क्या किया, जैसे विचारकों ने क्या किया, जो अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र को संरचनात्मक रूप में यूरोपियन सामाजिक लोकतंत्र के अनुसार परिवर्तित करने का प्रयत्न किया था। समूहात्मक सिद्धांतकार समाज में सभी समूह या संगठन की समानता पर बल देते हैं, क्योंकि नाम से ही दिख रहा है समूह की बात करेंगे, समूहात्मक सिद्धांतकार। तो इसीलिए पॉल हस्टर ने वर्तमान नौकरशाही रूपी कल्याणकारी राज्य की बजाय समूहात्मक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। इनके अनुसार समूह दबाव नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक समुदाय है। समुदायवादी लोकतंत्र। समुदायवादी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतकार बेंजामिन बार्बर, डैनियल बेल, जीन एलेस्टीन, रॉबर्ट बेला, अमिताई एजोनी, विलियम गालस्टोन। ठीक है, ये कौन है, समुदायवादी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतकार है ये सारे। उदारवादी लोकतंत्र में समानता, व्यक्ति के अधिकार, तार्किकता और व्यक्तिगत हितों पर बल दिया जाता है। उदारवादी लोकतंत्र में क्या किया जाता है भाई, समानता, व्यक्ति के अधिकार, तार्किकता और व्यक्तिगत हितों पर बल दिया जाता है। जबकि समुदायवादी जो लोकतंत्र होता है ना, सामान्य भलाई और समुदाय की सदस्यता पर बल दिया जाता है। समुदायवादी सिद्धांतकारों के अनुसार लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। ये बहुमत की बजाय आम सहमति में विश्वास करते हैं। समुदायवादी सिद्धांतकारों के अनुसार लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। ये बहुमत की बजाय आम सहमति में विश्वास करते हैं। निर्देशित लोकतंत्र देखिए, गाइडेड डेमोक्रेसी। अब देखिए आप, जो इंडोनेशिया के शासक सुहार्तो के शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया तथा चुनाव का प्रयोग दिखावटी रूप में किया, इसे प्रबंधकीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। रूस में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो क्या बता रहे हैं, निर्देशित लोकतंत्र क्या हो, गाइडेड लोकतंत्र है। आप पूरी तरह से गाइड कर रहे हो, ठीक है, दिखावटी रह जाता है इसमें चुनाव, क्योंकि सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल होती हैं। निर्देशित लोकतंत्र में तानाशाही शासन के अंतर्गत लोकतंत्र को अपनाया जाता है। तानाशाही शासकों का विचार था कि इन देशों में धीरे धीरे तानाशाही के द्वारा लोकतंत्र लाया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तानाशाही कभी भी लोकतंत्र को प्रमोट कर ही नहीं सकती। लोकतंत्र का सहवर्तनीय मॉडल देखिए। लीचफार्ड के अनुसार बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण हैं। सहवर्ती लोकतंत्र में कौन कौन से हैं, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, भारत जैसे देश। सहवर्ती लोकतंत्र में बहुलवादी सरकार का निर्माण होता है। लीचफार्ड के अनुसार वेस्टमिनिस्टर मॉडल का सबसे बेहतर रूप ब्रिटिश लोकतंत्र है। इस मॉडल में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, इसीलिए सरकार और विपक्ष का निर्माण स्पष्ट रूप में होता है। इसमें समानता निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ये अपने इंडिया में भी देखा जाता है ना। आगे देखिए, लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी सिद्धांत। सैमुअल बिटेन के अनुसार लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होती है। लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। लोकतंत्र का आर्थिक गतिविधियों पर दुष्परिणाम देखा जाता है।
ये कौन कह रहे हैं? जो लोकतंत्र के नव दक्षिणवादी सिद्धांतकार हैं, कि क्या कह रहे हैं कि सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है, ठीक है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है और क्या आर्थिक गतिविधियों पर इसका दुष्परिणाम होता है। डेविड मार्क्यूज ने कहा कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसा ही है जैसे बच्चों के लिए टॉफी। ये कौन कह रहे हैं? डेविड मार्क्यूज। ऐसे विचारक कल्याणकारी राज्य के मूलतः विरोधी हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी देखिए। अब डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना स्मिथ और ग्रेग ने प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार समकालीन सूचना क्रांति के युग में विकसित देशों में ईमेल और इंटरनेट के द्वारा समर्थन जुटाया और प्रचार किया जाता है, ठीक है, सब कुछ डिजिटली होता है। अब मतदान के लिए भी इंटरनेट और कंप्यूटर के का प्रयोग की पहल हो रही है। अब मतदान के लिए भी इंटरनेट और कंप्यूटर के प्रयोग की पहल हो रही है। स्वदेशीय लोकतंत्र, कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी देखिए। स्वदेशीय लोकतंत्र के प्रणेता कौन है? डेविड हेल्ड। इनके अनुसार लोकतंत्र को केवल राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याय नहीं है, अपितु इसका प्रयोग वैश्विक होना चाहिए। इनके अनुसार क्या है? लोकतंत्र केवल राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना नहीं, अपितु इसका प्रयोग वैश्विक होना चाहिए। तभी तो कॉस्मोपॉलिटियन की बात कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने वैश्विक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लोकतांत्रिकरण पर बल दिया, ठीक है। इसलिए इन्होंने वैश्विक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिकरण पर बल दिया। बर्बर के अनुसार भूमंडलीकरण के प्रसार के साथ लोकतंत्र का भी प्रसार हो रहा है। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत देखिए। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इस सिद्धांत का आधार कांट के विचारों में विद्यमान है। इसके प्रतिपादक माइकल डब्ल्यू डोले हैं, ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते। इसलिए तो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी पीस थ्योरी, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, कि जिन देशों में लोकतंत्र होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी होती है, वो आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। इन्होंने तो इतना तक दावा किया कि आज तक इतिहास में लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। इनके अनुसार यदि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य संघर्ष होता है तो उसका समाधान शांतिपूर्ण रूप में कर लिया जाता है। लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट। लोकतांत्रिक घाटे के सिद्धांत का प्रयोग यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। लोकतांत्रिक घाटा मूल अभिप्राय वैधता का अभाव है। लोकतांत्रिक घाटे के तहत सरकार और जनता में सामंजस्य नहीं होता और जनता सरकार पर भरोसा नहीं करती। अधीनता का सिद्धांत देखिए। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इसका प्रयोग यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यूरोपियन समुदाय को वही शक्तियां सौंपी जाएंगी जिनका संपादन करने में राज्य अक्षम होगा। अधीनता के सिद्धांत के अनुसार स्थानीय शक्तियों का प्रयोग राज्य के द्वारा ही होना चाहिए। इसलिए तो ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी का बात करते हैं कि राज्य ही जो है स्थानीय शक्तियों का प्रयोग करे, ठीक है, जो वह करने में अक्षम हो, जो राज्य संपादन करने में अक्षम होगा, ठीक है, वही शक्तियां दी जाएंगी। 9 अर्ध लोकतंत्र देखिए। इस शब्द का प्रयोग साम्यवादी राज्यों के लिए किया जाता है, जैसे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, जहां
वर्ष 1990 के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। इन देशों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है, ठीक है, इसलिए तो बोल रहे हैं अर्ध या नव लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र के साथ कुछ अधिनायकवादी प्रवृत्तियां भी देखी जा सकती हैं। प्रबंधकीय रूसी लोकतंत्र देखिए। पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकी सिद्धांतकारों ने रूसी लोकतंत्र को प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा, क्योंकि रूस में प्रबंधकीय मतलब वो सारी चीज़ों को खुद ही प्रबंध करता है, क्योंकि रूस में अभी भी बहुदलीय या प्रतिस्पर्धा व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है। ईरान धर्मतंत्र सरकार के निर्णय पर अंतिम मोहर धार्मिक परिषद लगाती है। चुनावी लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र का प्रयोग अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। कहाँ पर? चुनावी लोकतंत्र का भारत में, ठीक है, कहाँ? अमेरिका और फ्रांस की क्रांति के बाद। लोकतंत्र का विकास देखें। सैमुअल हंटिंग ने अपनी रचना द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991 में लिखते हुए कहा कि विश्व में लोकतंत्र के विकास के निम्नलिखित चरण हैं। कौन कौन से 3 चरण उन्होंने बताए? पहला चरण 1828 से 1926, इस चरण में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लोकतांत्रिक हुए। फिर द्वितीय चरण आता है, उसमें 1943 से 1962 का होता है। इस चरण में इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान एवं इजराइल जैसे देश लोकतांत्रिक हुए, ठीक है। फिर तीसरा चरण आता है, इसमें ये जो चला 1974 से अब तक चल रहा है, इसमें स्पेन, पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना और पूर्वी यूरोप के अन्य देश लोकतांत्रिक हुए हैं जो पहले साम्यवादी थे। निर्वाचन थकान। लोग वोट देते देते थक जाते हैं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में उनका मोहभंग हो जाता है। लोकतंत्र के आलोचक और उनके कथन। लेकी के अनुसार लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है। ये कौन कह रहे हैं? लेकी। टेरी लैंड के अनुसार लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक फ्रेजेट के अनुसार लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का महिमा मंडन होता है। ये कौन कह रहे हैं? फ्रेजेट, फेजेट क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का महिमा मंडन होता है। हॉर्नशाइन के अनुसार बहुमत का शासन बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है तथा इसमें शासकों ऐसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करता है जो अपने ही छात्रों को दंडित करते हैं। फेजेट के अनुसार लोकतंत्र जैविक विकास के नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियमों के अनुसार सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति का ही शासन होना चाहिए। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र सबसे अकुशल, खर्चीला, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है। ब्रास के अनुसार लोकतंत्र घूसखोरी, भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये कौन कह रहे हैं? ब्रास कहने की लोकतंत्र क्या है? घूसखोरी और भ्रष्टाचार का पर्याय, यानी पर्यायवाची दूसरा रूप। लोकतंत्र के प्रशंसक देखिए। C.D. बर्न्स के अनुसार कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि संस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं और ये भली भांति कार्य नहीं करती, लेकिन यह मूर्खता होगी कि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दें। ये किसका कथन है? C.D. बर्न्स का। लिंडसे के अनुसार लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली अत्यधिक लचीली होती है। इनका प्रयोग संकट काल के समक्ष सबसे बेहतर रूप में किया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है? लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली
अत्यधिक लचीली होती है और इनका प्रयोग संकट काल के समक्ष सबसे बेहतर रूप में किया जा सकता है। जॉन डेवी के अनुसार लोकतंत्र का मूल आधार मानवीय प्रकृति की क्षमताओं में विश्वास है तथा मानवीय बुद्धि में आस्था है और सहयोग के अनुभव की शक्ति है। जॉन डेवी क्या कह रहे हैं? जो लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? मानवीय प्रकृति और क्षमताओं में विश्वास तथा मानवीय बुद्धि में आस्था और सहयोग के अनुभव की शक्ति। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, जो किसके ऊपर था? डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।